So hello everyone to another chapter of class 12th of class not 12th of class 10th physics ICSE. So in this chapter the name of the chapter is work power and energy. The name of the chapter is work power and energy. This is the first part of the second chapter. I've already in the playlist I have taught chapter 1, all the numericals, everything. I will just recommend you to go to that playlist and watch all the videos. Let's start this chapter. So, what is the chapter? The chapter is about work done, power, and energy. So, we'll start with what is work. What is work? So, let's just briefly understand कि वर्क होता क्या है. जैसे मान लेते हैं कि मान लो एक 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 फ्लैट सरफेस है. वहां पर एक कोई बॉक्स रखा हुआ है. क्या रखा हुआ है? बॉक्स. क्या रखा हुआ है? एक कोई बॉक्स रखा हुआ है. ठीक है, उसका कुछ तो मास है, कुछ तो उसका मास है. मास उसका मान लो 5,000 किलोग्राम है. कितना? 5,000 किलोग्राम. कुछ तो उसका मास है. वो पड़ा है, काफी दिनों से पड़ा हुआ है. ठीक है, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है. तो किसी ने सोचा कि क्यों ना इस बॉक्स को खोला जाए और देखा जाए कि इस बॉक्स में क्या है. बट उससे पहले उसको हिलाना पड़ेगा. इस बॉक्स को पुश करना पड़ेगा. अगर उसको कहीं पे ले जाना है खोलने के लिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा. तो मैंने बोला कि चलो लेट्स से हमने कुछ कितने 5,000 केजी का बॉक्स है, तो मैंने मान लो 20 बंदे बुलाए और 20 मैन बुलाए और मैंने लगाया फोर्स. मैंने लगाया क्या? फोर्स. सबने धक्का लगाया. सबने क्या लगाया? धक्का लगाया इस तरफ. जब हमने धक्का लगाया सबने इस बॉक्स को मूव करने के लिए, तो बॉक्स ने क्या करा? बॉक्स यहाँ से यहाँ पर मूव कर गया और यहाँ तक पहुँच गया. कहाँ तक पहुँच गया? ये जो बॉक्स है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुँच गया. ठीक है, अच्छा. ये चला, मान लो ये पहुंच गया. ये चला 10 मीटर, हमने इसको खिसका दिया. 10 मीटर खिसका दिया. अच्छा. तो जितने भी 20 लोग थे जिन्होंने अपना दमखम लगा के इस बॉक्स को जो पुश करा, वो थक गए भाई. 10 मीटर 5,000 किलो का बॉक्स पुश करना थोड़ा सा मुश्किल काम तो है ही. तो सबने अपनी एनर्जी लगाई और उसको पुश करा और वो पहुंच गया ए से बी तक. तो सबने अपनी एनर्जी पुश करी, सब थक गए. सबने चाय पी बढ़िया एकदम. चाय तो इंडिया में वैसे भी सब पीते ही हैं एनर्जी गेन करने के लिए. हमने चाय वाय पी और फिर बॉक्स खोला और फिर सब मालामाल हो गए. सबको पैसा मिला इसमें और मज़ा आ गया. बट ये तो फालतू की बात है. पर लॉजिक क्या मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी इसको पुश करा, इस ऑब्जेक्ट को पुश करा और धक्का मार के इसको 10 मीटर तक लेकर आए, तो उन्होंने कुछ फोर्स अप्लाई करा होगा. फोर्स उन लोगों ने कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा. और उस फोर्स की एप्लीकेशन की वजह से जो बॉक्स है 10 मीटर चला. तो सब थक क्यों गए? क्योंकि सबने अपनी जो एनर्जी, अपनी जो ताकत है उसमें ट्रांसमिट करी उसको मूव करने के लिए. हाँ, तो लोगों ने क्या किया? अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट किया उस बॉक्स को मूव करने के लिए. तो मैंने कहा कि एनर्जी ट्रांसफर क्या हुआ? उन लोगों ने एनर्जी ट्रांसफर करी. क्या करी? एनर्जी जो है, अपनी जितनी भी एनर्जी थी वो ट्रांसफर कर दी. क्या कर दी? ट्रांसफर कर दी. कहाँ ट्रांसफर कर दी? बॉक्स के अंदर ट्रांसफर कर दी. तो यानी कि उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी बॉडी की एनर्जी बॉक्स को दी. और जब वो एनर्जी बॉक्स को मिली, तो बॉक्स चलने लग गया. बॉक्स चलने लग गया. इसी चीज को, इसे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम कुछ फोर्स के नाम से जानते हैं, कुछ वर्क डन के नाम से जानते हैं. और हम उसको लिखते ऐसे हैं कि हम कहते हैं कि जो हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन जो करा ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो हमने वर्क काम करा, वो किसके बराबर है? वो फोर्स के बराबर है जो हमने लगाया फोर्स, मल्टीप्लाइड बाय वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि वो कितना दूर आगे चला. तो वर्क डन यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, दैट इज फोर्स फोर्स जो लगाया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. ये बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है वर्क डन की. बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है वर्क डन की. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी मूव करा. तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो बैकग्राउंड की कहानी बकवास थी, मेरे को पता है, बट स्टिल ये बिल्डअप करना मेरे को मतलब थोड़ा सा ठीक लगा.
बोरिंग हो जाता नहीं तो जस्ट वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देख लेते हैं कि वर्क डन होता है क्या, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, है ना। तो वर्क डन क्या है, वर्क डन इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड, वर्क डन इज व्हाट, द एनर्जी ट्रांसफर्ड व्हेन फोर्स कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव। जब एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव करता है तो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है, हम फिर कहेंगे द एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो दैट मीन्स वर्क इज डन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज नॉन जीरो, ठीक है। थ्रू अ डिस्टेंस, थ्रू अ डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा, एंड वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स acting on object produces displacement, produces, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इट शुड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हम जिस भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं उस वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो मूव करना चाहिए। वो डिस्टेंस मूव नहीं करेगा तो वर्क डन नहीं माना जाएगा, वर्क डन फिजिक्स के हिसाब से नहीं माना जाएगा। बेशक कितना भी दम लगाया हो, वर्क डन नहीं माना जाएगा तो नहीं माना जाएगा, ठीक। तो ये मेरी डेफिनेशन थी वर्क डन की, ये मेरी क्या डेफिनेशन थी वर्क डन की। अच्छा, अब जैसे मान लो हम दीवार पे पुश कर रहे हैं, मेरी क्या है, वॉल है, वॉल मतलब वॉल ही है ये, ठीक है। दिस इज माई वॉल एंड अ मैन इज पुशिंग द वॉल विथ अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन्स, ठीक। ऑब्वियस सी बात है, तुम कितना भी दम लगा लो, कितना भी प्रोटीन खा लो, कितना कुछ भी खा लो, तुम इस दीवार को हिला नहीं सकते। कुछ चीजें जीवन में ऐसी होती है जो हम नहीं कर सकते, तो मान लेना चाहिए कि नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हाँ, इस बंदे को मान लेना चाहिए कि इससे वर्क डन नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, भाई पत्थर इतना बड़ा है, ये एक अकेला अकेला बंदा कितना ही घुमाएगा, पुश ही नहीं कर पाएगा, पुश करेगा भी तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो पाएगा। अब मुझे पता है कि वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया तो वर्क डन भी क्या हो गया, जीरो। वो कितना भी फोर्स लगाए, 1000 न्यूटन लगा दे, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो वर्क डन क्या कहलाएगा, जीरो। अब यहाँ पर जो लिखा है एक कॉस थीटा टर्म लिखा है जिसपे मैं अभी जा नहीं रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद वेट कर लो, आई विल एक्सप्लेन यू कि कॉस थीटा वॉस थीटा क्या चीज है। बट अभी के लिए समझो कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क डन इज जीरो, वर्क डन इज जीरो। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर डायग्राम पे ध्यान देना, बनाया मैंने एआई से ही है, स्पेलिंग जो बैग्स पे लिखी हुई है इस पे मत जाना, बस कॉन्सेप्ट पे जाना, ठीक है। तो एक बेचारा बच्चा है, वो ना सामान को लेके जा रहा है ना, सामान को लेके जा रहा है एक रैंप के ऊपर, है ना, ये रैंप भी दिख रहा है तुम्हें, रैंप, रैंप उसके ऊपर लेके जा रहा है, ये रैंप के ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी कर क्या रहा है कि ये पुल कर रहा है, क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, पुल। अभी जब पुल कर रहा है तो वो रस्सी रस्सी की हेल्प से पुल कर रहा है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, दिस इज माई अप्लाइड फोर्स, दिस इज माई अप्लाइड फोर्स। अब अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, किसमें, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। लेकिन वो मूव कैसे कर रहा है, वो मूव कैसे कर रहा है, वो मूव कर रहा है प्योर ईस्ट, किसमें, प्योर ईस्ट डायरेक्शन। फोर्स लगा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और वो मूव कैसे कर रहा है, प्योर ईस्ट डायरेक्शन में, किसमें, ईस्ट डायरेक्शन। तो वो फोर्स तो लगा रहा है और वो ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है, ठीक है, सही बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भी हम वर्क डन निकालते हैं ना, जब भी हम वर्क डन निकालते हैं तो एक चीज का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उसी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हम जब सेम डायरेक्शन के फोर्स और सेम डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे वर्क डन मिलेगा, तो मुझे वर्क डन मिलेगा, ठीक। उसके लिए मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये वो काफी चीजें हैं जो कि आगे मैं बताऊंगा, तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है मेरा फॉर्मूला ऑफ फोर्स, दिस इज माय इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर फोर्स, दैट इज एफ into s, s is what displacement, s is what displacement, s is what displacement into cos theta, into cos theta। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि cos theta का क्या लॉजिक है, क्यों हम cos theta यूज कर रहे हैं, क्या बला है, क्यों हमें ऐसा करना पड़ रहा है कि हम cos theta यूज कर रहे हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि थीटा है क्या, थीटा है एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं,
तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसका जो कोसाइन थीटा होगा वो मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आया, ये मेरा फॉर्मूला है, अभी के लिए फॉर्मूला मेरा अच्छा है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब एक सिंपल सी लॉजिक, सिंपल सा एक मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस कॉस थीटा का क्या मतलब है। ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको अच्छे से समझाता हूँ इन अदर वे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। मान लो ऐसे, ठीक है, तो मान लो क्या, मान लो कि एक रैंप, एक रैंप है, क्या है, एक रैंप, ऐसे एक रैंप बनाया मैंने, ऐसे एक रैंप बनाया, क्या बनाया, रैंप बनाया। इसको हम बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, ये मान लो एंगल मेरा है 30 डिग्री, हाउ मच, 30 डिग्री। यहाँ पर एक बॉल रखी है, यहाँ पर क्या रखी है, एक बॉल रखी है, क्या रखी है यहाँ पर, एक बॉल। वो बॉल ए पर है, उस बॉल को यहाँ जाना है बी पर, उस बॉल को यहाँ जाना है बी पर। तो वो अपने आप तो जाएगी नहीं ना भाई, और ना उसमें इंजन लगे हुए हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैंने लगा दिया, फोर्स लगाओ भाई। लेट से मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया, मैंने क्या लगाया, यहाँ पर फोर्स लगाया। तो ये मेरा हो गया अप्लाइड फोर्स, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया अप्लाइड फोर्स। ठीक है भाई, अप्लाइड फोर्स। जब मैंने फोर्स अप्लाई करा तो ये बॉल है वो मूव कर गई, यहाँ से ए से बी तक मूव कर गई। मान लो इसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो ट्रेवल किया 10 मीटर, कितना, 10 मीटर। ठीक है, सब कुछ अभी तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फोर्स लगाया और वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर गई 10 मीटर। ठीक, बट मैंने क्या बताया था, कि मैंने एक चीज बताई थी थोड़ी देर पहले, 5-10 मिनट पहले, कि वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम हो। मतलब एक तरीक एक एक ये समझने का तरीका है। ठीक है, ऐसे हमेशा सेम नहीं होता, बट ये समझने का तरीका है। यानी कि दोनों हॉरिजॉन्टल, यानी कि दोनों का जो डायरेक्शन है, दोनों का जो प्लेन है, डायरेक्शन शुड बी हॉरिजॉन्टल, और डायरेक्शन शुड बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यानी कि अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट को भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होना पड़ेगा, अगर नहीं है तो मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, कैसे, ध्यान देना सभी अच्छे से। ये जो मेरा रैंप है, इसको मान लो ये ट्राइंगल है ए बी, दिस इज ट्राइंगल ए बी एंड दिस इज सी। तो ये हो गया मैं 90 डिग्री, क्या हो गया, 90 डिग्री। अब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो मैंने कहा डायरेक्शन शुड बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो फोर्स इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो मुझे नॉर्थ ईस्ट नहीं चाहिए, मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक बात पता है, मुझे एक ट्रिग्नोमेट्री से मुझे एक बात पता है, कि जो कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन, तो इस ट्राइंगल में बेस क्या है, बेस इज ए सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। अच्छा, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। तो मैंने लिखा कि ए सी, यानी कि ए सी, ए टू सी सेम डायरेक्शन, फोर्स जैसी, फोर्स की भी डायरेक्शन यूं है, और ए टू सी डायरेक्शन सेम, सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना, सेम, यानी कि एक ही प्लेन में, ऐसे आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। तो मैंने लिखा कॉस 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 थीटा इज इक्वल्स टू ए सी, ए सी नहीं पता, ए सी तो निकालना मेरे को, अपॉन ए बी, कितना है, ए बी है 10 मीटर। तो मैंने लिखा ए सी इज इक्वल्स टू 10 कॉस थीटा। वाह भाई, ये मतलब फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मूला आ रहा है। ए सी इज 10 कॉस थीटा। तो हमें मिल गया सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिल गया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लिखेंगे वर्क डन इज एफ इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। फोर्स पता है, कुछ भी हो सकता है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन। मुझे कॉस थीटा भी पता है, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, √3/2। सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन, तुम्हें फोर्स मिल जाएगा, तुम्हें क्या मिल जाएगा, फोर्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन। आगे चलते हैं, मजा आया बहुत। अच्छा, अब इसमें ना कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस क्या, मैंने लिखा कि वर्क डन जो है वो क्या है, एफ इंटू डी इंटू कॉस
थीटा एंड कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा क्या क्या हो सकता है? थीटा जो है 0 हो सकता है, ठीक है। थीटा जो है लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या फिर थीटा जो है ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 हो सकता है। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटी तो बहुत है, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, बारी बारी सब पॉसिबिलिटीज पर आते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर वर्क डन मेरा लिखा जाता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, जहां पर एस मेरा डिस्प्लेसमेंट है, तो फर्स्ट केस में थीटा को क्या माना? जीरो। थीटा को फर्स्ट केस में जीरो माना। अगर थीटा को फर्स्ट केस में जीरो माना तो कॉस जो थीटा है, यानी कि कॉस जो 0 डिग्री है, वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मेरा वर्क डन आ गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। अगर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स ऐसे लगा और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, तो एंगल कितना है? 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है? जीरो। कॉस 90 जीरो, वर्क डन इज जीरो। एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे, अभी पहले लास्ट केस समझ लेते हैं। अगर थीटा मेरा 180 हो तो कॉस 180 इज -1, वर्क डन इज नेगेटिव। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें यह देखने को मिला कि वर्क डन जो है वो जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। वर्क डन जो है जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ कि वर्क डन 90 डिग्री वर्क डन जीरो कब होता है? वर्क डन जीरो होने के दो केसेस हैं, या तो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाए, या फिर थीटा हो जाए 90 डिग्री, ठीक। इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, डायग्राम बना करके समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कोई एक बंदा है, कोई एक आदमी है, उसने अपने सर पे ना बोझा उठा हुआ है। उसने अपने सर पे बोझ उठा रखा है, बोझ। क्या उठा रखा है? बोझ। बोझ, है ना। और वो कूली है, क्या है? कूली है। वो चल रहा है, वो क्या कर रहा है? चल रहा है, ठीक है। ऐसे चल रहा है, ऐसे आगे की तरफ चल रहा है, ठीक। तो जब उस कूली ने वजन को उठाया होगा, तो पहले वो वजन यहाँ पे था, उसने फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो फिर चलने लगा। तो मैंने पूछा, मान लो कुली चलकर यहाँ पर पहुंच गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच गया, ए पॉइंट से बी पर पॉइंट पर पहुंच गया। तो उसने फोर्स तो लगाया और वो बॉक्स ऊपर भी उठा, लेकिन मैं अगर तुमसे पूछूं कि उसने काम कितना किया टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऐसे कौन सा डायरेक्शन? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो मेरे को एक बात बताओ सिंपल सी, उसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां पर हो रहा है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बट उसने फोर्स कैसे लगाया? उसने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ। तो फोर्स लगाया ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हुआ इस तरफ, एंगल कितना बढ़ा? 90 डिग्री। कितना बढ़ा? 90 डिग्री। तो cos 90 जीरो, तो वर्क डन भी क्या हो गया? जीरो। तो एग्जाम्पल है, एक बेहतरीन एग्जाम्पल है वर्क डन जीरो का, ठीक। आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। क्लियर, फाइन, आगे चलते हैं। स्पेशल केस हो गए हमारे ना। व्हाट इज एसआई यूनिट? जैसे फोर्स की होती है न्यूटन, सेम चीज हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था? दैट हमने एनर्जी ट्रांसफर करी। क्या ट्रांसफर करी? एनर्जी। तो एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल। एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल। तो वर्क डन की भी क्या होगी? जूल। और वर्क डन को वैसे हम फॉर्मूले में लिखते हैं एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, और कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता कि कॉस थीटा यूनिट होती है। तो हमारी दूसरी यूनिट आ गई न्यूटन मीटर और जूल। न्यूटन मीटर और जूल, तो दो यूनिट, न्यूटन मीटर एंड जूल। लेकिन एग्जाम में अगर पूछेंगे कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, तो हमें लिखना है जूल।
अब देखो ये क्या है, अभी पूछा है कि कह रहा है कि अब ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि बताओ कंडीशन, कंडीशन मतलब कब कहा जाएगा कि वर्क डन किया है हमने, कब कहा जाएगा कि वर्क डन किया है। तो सिंपल, वर्क डन होता है मेरा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो वर्क डन कहा जाएगा कब, जब फोर्स नॉन जीरो हो, डिस्प्लेसमेंट भी नॉन जीरो हो, और थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ही वर्क डन कहा जाएगा, अदरवाइज वर्क डन कहा नहीं जाएगा। क्लियर, एज सिंपल एज दैट। तो फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, अच्छा फोर्स मस्ट एक्ट, फोर्स होना चाहिए नॉन जीरो। द ऑब्जेक्ट मस्ट अंडरगो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट शुड बी नॉन जीरो। अगर दोनों ही कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। इसका कोई इलाज ही नहीं है, वर्क डन जीरो होगा इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो। चलते हैं आगे। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है, सब फर्स्ट क्लास है। लेट्स मूव नाउ, टाइप्स ऑफ वर्क। क्या टाइप्स ऑफ वर्क, अच्छा मैंने ये बोला, हमने जब ये क्वेश्चन लिखी वर्क डन की तो मैंने लिखा था एफ डी और एफ एस कॉस थीटा, एंड डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा अगर जीरो है तो वर्क डन था मेरा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। थीटा जब 90 डिग्री हुआ तो वर्क डन हो गया मेरा जीरो। थीटा जब 180 डिग्री हुआ तो मेरा वर्क डन हो गया नेगेटिव। तो तीन तरीके के वर्क डन है, जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यही चीज यहाँ पर रिपीट की गई है। लेट्स सी। फर्स्ट, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कहाँ कहा जाएगा, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, तो कहा जाएगा वर्क डन इज पॉजिटिव। नेगेटिव वर्क डन कब कहा जाएगा, जब फोर्स एक्स अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इधर लग रहा है, पर लेट्स से इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं बहुत अच्छा सा। तो मान लो एक गाड़ी है, एक क्या है गाड़ी, एक गाड़ी है, वो आगे बढ़ रही है रोड के ऊपर, वो आगे बढ़ रही है रोड के ऊपर। तो गाड़ी को जो धक्का मार रहा है वो फोर्स कितना है, एफ अप्लाइड। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लग रहा है मेरा, दिस इज माय फ्रिक्शनल फोर्स, क्या है ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स। मान लो अप्लाइड फोर्स एफ ए, मान लो ये मेरा एफ ए है अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, और एफ फ्रिक्शनल मेरा इस डायरेक्शन में। हम मान लेते हैं समझने के लिए कि जो अप्लाइड फोर्स है वो है 10 न्यूटन, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो है 20 न्यूटन। तो मुझे बात बताओ, जो नेट फोर्स है, क्या नेट फोर्स, ऑल दो ये जो गाड़ी आगे ही बढ़ेगी और फिर रुक जाएगी और फिर रुक जाएगी, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा मान लो 20 मीटर, कितना होगा 20 मीटर। लेकिन 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 जो नेट फोर्स है, क्या नेट फोर्स, कौन सा फोर्स, नेट फोर्स, 10 न्यूटन इस तरफ, 20 न्यूटन इस तरफ, तो नेट होगा मेरा 10 न्यूटन इस तरफ, 10 न्यूटन इस तरफ, 20, 10 न्यूटन इस तरफ, 20 न्यूटन इस तरफ। तो 10 आदमी 20 लोगों से लड़ रहे हैं, तो 10 आदमी 10 को ही मार पाएंगे, तो बचेंगे 10, तो बाकी 10 इधर चले जाएंगे। तो फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, एंगल दोनों के बीच का 180 डिग्री, तो वर्क डन क्या कहलाएगा, नेगेटिव। क्या कहलाएगा, नेगेटिव। क्लियर क्लियर क्लियर। जीरो वर्क डन कब होगा, जीरो वर्क डन तब होगा जब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, जो कि मैंने डिस्कस किया इससे पिछले वाले एग्जांपल में। यहाँ तक सब क्लियर हो जाना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा कुछ मैंने रॉकेट साइंस पढ़ाया नहीं अभी तक। ठीक है, आगे। अब ये थोड़ा समझने वाली बात यह है इसमें, अगर तुम 10th आईसीएससी बोर्ड में हो तो इसका समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने वेक्टर्स नहीं पढ़ रखे, हम लोगों ने वेक्टर्स नहीं पढ़ रखे, तो हमें ये भी नहीं पता कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। लेकिन इसको समझने का दूसरा तरीका है, वो मैं भी बताऊंगा। कि हमने कहा कि वर्क डन जो है ना, वर्क डन जो है, वर्क डन मल्टीप्लीकेशन है किसका, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ। हमें पता है कि फोर्स
एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो वर्क डन है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या बोल रहे हो सर, कुछ भी बोल रहे हो। वर्क डन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वर्क फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वर्क डन वेक्टर क्यों नहीं है? नहीं है, क्योंकि वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि जब हम वर्क डन निकालते हैं तो हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेते हैं, का असर लेते हैं, दोनों का असर लेते हैं सेम डायरेक्शन में, सेम आई मीन सेम डायमेंशन में, सेम डायमेंशन में, या तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में या फिर वर्टिकल डायमेंशन में। क्लियर? इसीलिए इसीलिए वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक ठीक, आगे चलते हैं, तब पढ़ोगे तो इट विल बी क्लियर। लिखा है कि ऑल दो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर बोथ वेक्टर। अच्छा, ये भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि बोलो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट तो बच्चों को समझ में आएगा नहीं, बच्चे बेवकूफ बनेंगे और आगे बढ़ेंगे, और ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको ऐसे समझो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमें असर चाहिए इन सेम डायमेंशन, इन सेम डायमेंशन, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। तो वर्क डन को डिफाइन ऐसे किया जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डॉट। डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अभी के लिए ये है द एक्चुअल डेफिनेशन, द फिजिकल टेक्निकल डेफिनेशन। अब आते हैं आगे कि ऐसा क्यों 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 ऐसा क्यों। ठीक है, तो ऐसा इसीलिए क्योंकि वर्क क्या मेजर करता है? इट मेजर्स ओनली द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। वर्क डन जो है वो क्या कैलकुलेट करता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। ठीक, इसीलिए इसीलिए वो स्केलर है, इसीलिए वो स्केलर है। ना ये ऑल्दो हम ऐसा एग्जांपल कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। इसमें बोला है कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ये मानो एक बॉक्स है, क्या है? एक बॉक्स। इस पे लग रहा है फोर्स टुवर्ड्स राइट 20 न्यूटन, फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट 10 न्यूटन। जो नेट फोर्स है वो 10 न्यूटन टुवर्ड्स राइट लग रहा है, 10 न्यूटन टुवर्ड्स राइट लग रहा है। ठीक है, 10 न्यूटन टुवर्ड्स राइट लग रहा है। तो इसने बोला कि जो वर्क डन है, वर्क डन वो होगा एफ नेट इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो एफ नेट इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, थीटा हो जाएगा 0, कॉस 0 is 1, तो वर्क डन इज 10 into s, that is 10s joules, 10s joules। अब जो s है, s कुछ भी हो सकता है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई? मुझे फॉर्मूला पता है, तो रखो ना भाई, निकालो ना, क्या दिक्कत है? क्लियर? क्लियर, चलते हैं आगे। अब आते हैं एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स पे, जो कि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो मेरे को बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा अप्लाइड फोर्स है, दिस इज माय अप्लाइड फोर्स, दिस इज माय अप्लाइड फोर्स, this is the displacement, and this is the component of displacement in the same dimension, in the same dimension, in the x dimension। फोर्स लग रहा है ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट का असर इन द सेम डायमेंशन, इन द सेम डायमेंशन, तो f इंटू एस कॉस थीटा। क्लियर? आगे चलते हैं। इसका दूसरा तरीका समझने का, दूसरा तरीका समझने का कि यहां पर मैंने यहाँ पे s का असर लिया ऑन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मेरा s था यूं, उसका असर इस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, इस s cos थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, है ना? मैंने बताया था ना भाई कि cos थीटा इस बेस, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का s, तो बेस क्या हो जाएगा? बेस मतलब कि s का असर
फोर्स की डायरेक्शन में, एस का असर फोर्स की डायरेक्शन में, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस इज एस कॉस थीटा। तो ये एस का असर है इस डायरेक्शन में। क्लियर। इसको समझने का, सोचने का, जानने का, पहचानने का एक और तरीका है जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, जहां पर ये मेरा अप्लाइड फोर्स है, ये मेरा क्या अप्लाइड फोर्स। तो मैंने एक ट्रायंगल यहाँ बनाया है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो उसने बोला कि डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रहने दे, डिस्प्लेसमेंट का कोई असर मुझे नहीं निकालना। ठीक है भाई, मत निकाल, फोर्स का असर निकाल ले डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट ने बोला भी मेरा असर मत निकाल इस बार तो अपना असर निकाल। तो फोर्स ने बोला ठीक है चल मैं अपना असर निकाल लेता हूँ, तेरी दिशा में चलूंगा और हम वर्क डन निकाल देंगे। तो ये जो वर्क डन है, ये जो ट्राइंगल ए बी और ये सी, तो मेरा 90 डिग्री, ये मेरा क्या है 90 डिग्री। अब इसमें फोर्स का असर निकालना है इस डायरेक्शन में, फोर्स का असर इस डायरेक्शन में। तो देखो कॉस थीटा, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या होगा, बेस, बेस मतलब बीसी अपॉन इसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या है 90 डिग्री के सामने वाला साइड, तो एफ। तो बीसी कितना हो जाएगा, बीसी विल बी एफ कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ पे अभी क्या निकाला, फोर्स का असर निकाल दिया डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, फोर्स का असर निकाला डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, और फोर्स लिखा गया और वर्क डन लिखा गया एफ कॉस थीटा इंटू एस, एफ कॉस थीटा इंटू एस। क्लियर। तो इस तरीके से अगर एंगल दे रखा हो कुछ भी, तो मैं वर्क डन निकाल सकता हूं, या तो फोर्स का असर निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दूं डिस्प्लेसमेंट के साथ, या फिर डिस्प्लेसमेंट का असर निकालूं फोर्स की डायरेक्शन में और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। बात बराबर है, इक्वल है। ठीक, चलते हैं आगे। अब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अच्छा जी, मुझे ये पता है कि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कह रहा है कि अगर मान लो मैं ग्राफ बनाऊं, मान लो मैं ग्राफ बनाऊं फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, तो कुछ ग्राफ बनेगा ऐसे। तो ये मेरा हो गया फोर्स, ये मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब ये ग्राफ क्या है, एक रेक्टेंगल टाइप्स बना। तो इसका जब मैं एरिया निकालूंगा, एरिया, तो दैट एरिया विल बी डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। और वही तो वर्क डन होता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, वही तो वर्क डन है। और वो वर्क डन मैं कैसे निकाल सकता हूं, अगर मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हो, एरिया निकाल के ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल दो, मिल जाएगा फोर्स, है ना भाई। तो वही दे रखा है यहाँ पर। तो ये मेरा फोर्स हो गया वाई एक्सिस पर, मेरा एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये मेरा क्या है, ये मेरा एरिया, एरिया, ये मेरा एरिया। फोर्स को 10 न्यूटन मल्टीप्लाई कर दो डिस्प्लेसमेंट से 6 मीटर, तो जाएगा 10 इंटू 6, 10 इंटू 6। तो हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा, हमारा वर्क डन आया, यहाँ पर आएगा मेरा वर्क डन, जो मेरा वर्क डन आया, सॉरी वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 10 इंटू 6, 10 इंटू 6, तो कितना 10 इंटू 6, तो 60 न्यूटन, 60 न्यूटन, या फिर सॉरी 60 न्यूटन मीटर। और एसआई में लिखेंगे तो, एसआई में लिखेंगे तो, एसआई में लिखेंगे तो 60 जूल्स, 60 जूल्स। क्लियर। देखो 60 जूल्स लिखा है ना यहाँ पे, 60 जूल्स, ये रहा देखो 60 जूल्स, है ना, लिखा है यहाँ पर 60 जूल्स। देखो भाई फिर से देखो 60 जूल्स। तो हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के नीचे, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है उसके नीचे का जो एरिया है, अगर वो मैं निकाल दूं तो मैं वर्क डन भी निकाल सकता हूं। अब आते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब ग्रेविटी किस तरीके से वर्क डन करती है, ग्रेविटी किस तरीके से वर्क डन करती है, सोचो, सोचो तुम, सोचो, सोचो। मान लो ये सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, तुम तुम जो हो किसी हाइट एच पर, मान लो तुम्हारी हाइट पृथ्वी से 10 मीटर की दूरी पर है। तो पृथ्वी तुम्हारे ऊपर, जो पृथ्वी है, जो मेरी धरती माता है, वो तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएगी नीचे की डायरेक्शन में, दैट इज mg। मान लो तुम्हारा वेट है 100 किलोग्राम, कितना, 100 किलोग्राम।
और मुझे जी पता है, जी कितना होता है, 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी होता है मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो तुम पे फोर्स लग रहा है ना, जो तुम पे फोर्स लग रहा है, जो धरती माता लगा रही है, वो कितना है, 100 × 10, दैट इज 1000 न्यूटन्स। तुम ऊपर हो, धरती माता तुम्हारे पे फोर्स लगा रही है, धरती माता तुम पे फोर्स लगा रही है, और तुम नीचे आ गए। तुम क्या आ गए, नीचे आ गए। तो तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा 1000 न्यूटन, और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर। कितना, 10 मीटर। ठीक है। तो यू कैन फाइंड वर्क डन। ये मेरा वर्क डन ही हुआ। अब ये जो वर्क डन है ना, ये नेगेटिव इसको बोलते हैं, वैसे तो वर्क डन को नेगेटिव बोलते हैं, बट इसको नेगेटिव क्यों बोलते हैं इसके ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब आते हैं इस चीज पर। ये क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है कि ये मेरा फोर्स है, ये मेरा क्या है, फोर्स, ये मेरा क्या है, फोर्स। दिस इज माई फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। दिस इज एच हाइट एंड थीटा इज 0। तो ये मेरा फोर्स, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट, दोनों की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम डायमेंशन में, सेम सेम डायरेक्शन। तो थीटा विल बी 0। इफ थीटा इज 0, cos 0 इज 1, cos 0 इज 1, मतलब वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज गिवन बाय force due to gravity multiplied by displacement, that is mg into s into cos theta, mg into s into cos theta। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, नीचे गिर रहे हैं दोनों, तो थीटा 0, वर्क डन इज mg cos थीटा, mg s into cos थीटा, या फिर हम उसको बोलते हैं mg h। सुना भी होगा तुमने mg h, पोटेंशियल एनर्जी इस mg h। वो वास्तव में क्या है, वास्तव में वो फोर्स ही है, बट उसके ऊपर बाद में हम लोग बाद में आएंगे। अभी ये ठीक। अभी कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउनवर्ड्स तो पॉजिटिव वर्क माना गया, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड्स तो नेगेटिव वर्क माना गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरा किसी हाइट h से, तो ये मेरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट, थीटा मेरा 0, तो वर्क डन पॉजिटिव, जो कि बहुत ही आसान है समझने के लिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बोला कि जब पृथ्वी है, पृथ्वी है, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर पुश करा, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट है h या s। मैंने यहाँ से यहाँ तक किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराया, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ है, F इक्वल टू एम जी। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस 180 डिग्री, लेकिन कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो वर्क डन विल बी -f इंटू एस, वर्क डन विल बी नेगेटिव, वर्क डन विल बी नेगेटिव। ठीक, आया समझ, क्लियर है, क्लियर है। तो कह रहा है कि जब लिफ्टिंग, हम जब किसी सूटकेस को ऊपर उठाते हैं तो हम कैसा काम करते हैं, नेगेटिव वर्क डन करते हैं। कैसा करते हैं, नेगेटिव। तीसरा टाइप का वर्क डन, तीसरा केस, जीरो वर्क। जब ऑब्जेक्ट मूव्स हॉरिजॉन्टली, ऑब्जेक्ट मूव्स हॉरिजॉन्टली, यानी कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के सरफेस से उठाया यहाँ पर, और फिर उसको ऐसे मूव कराया यहाँ पर, तो ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो cos 90 तो 0 होता है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos 90 0, वर्क डन इज 0। अब यूनिट्स ऑफ वर्क पे आते हैं, यूनिट्स ऑफ वर्क। वैसे तो यूनिट्स ऑफ वर्क हमें पता है, ऐसा यूनिट इज जूल्स, ऐसा यूनिट ऑफ जूल्स, जूल्स, या फिर हम बोल सकते हैं जूल्स होती हैं, या फिर हम कहते हैं न्यूटन मीटर। और भी कई सारी यूनिट्स हैं, जैसे कि जूल्स हो गया, न्यूटन मीटर हो गया, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब पूछा गया, मेरे से पूछा गया, बताओ अगर यूनिट ऑफ फोर्स इज जूल्स, देन डिफाइन 1 जूल, देन डिफाइन 1 जूल। तो तुम भी कर सकते हो 1 जूल डिफाइन कैसे, कि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो 1 जूल ऑफ वर्क इज the work done by a force is 1 joule when the applied force is 1 newton and the displacement is 1 meter।
सिंपल 1 जूल हो गया। जब अप्लाइड फोर्स 1 मीटर हो और डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन हो और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो, देन हम कहेंगे द वर्क डन इज 1 जूल। So 1 joule is the work done when force of 1 Newton, when the force of 1 Newton displaces an object by 1 meter in the direction of force, in the direction of force। तो ये हो गया मेरा डेफिनेशन ऑफ 1 जूल। ठीक, और ये और बाकी यूनिट्स हैं फोर्स की, जैसे जूल, किलो जूल, मेगा जूल, अर्ग एंड किलोवाट आवर। तो मैं यहाँ पे ध्यान देना चाहूंगा अर्ग के ऊपर। किसके ऊपर? अर्ग के ऊपर, अर्ग के ऊपर। ठीक है, पावर में हम बाद में आएंगे, पहले मैं अर्ग के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। अर्ग, अर्ग क्या होता है? देखो, हमारा वर्क डन जो होता है ना, जो हमारा वर्क डन है, उसको 1 जूल कहा गया जब 1 न्यूटन ऑफ फोर्स लगा मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। ठीक है, अब न्यूटन मतलब क्या होता है? न्यूटन मतलब देखो, फोर्स क्या होता है? फोर्स इज एम इंटू ए। तो 1 न्यूटन फोर्स कब लगता है? जब मास 1 kg हो और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। तो मैंने लिखा 1 kg इंटू 1 मीटर पर स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। अब इसको एक कन्वर्ट करो, ये जितने भी यूनिट्स है ना, केजी को कन्वर्ट कर दो तुम ग्राम्स में, मीटर को कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, और सेकेंड्स को सेकेंड्स में ही रहने दो। ठीक है, तो मैंने केजी को लिखा 1000 ग्राम, 1 मीटर को लिखा 100 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे 10 के बाद कितने जीरो आ गए? 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड रेस टू -2। ये सेकेंड जब ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा सेकेंड रेस टू -2। ये जो पूरी क्वांटिटी है ना, ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये जो चीज है, इसको हम बोलते हैं अर्ग्स। एंड दिस इज CGS, दिस इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेकंड चैप्टर ends here. I hope you must have liked and understood all the concepts mentioned in this particular video. Thanks for watching, and please consider sharing this video to your friends. Best of luck.